एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स ई पाठशाला में। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम आज का जो टॉपिक हम करवाने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स विच इज़ रिलेटेड टू IBO 5, राइट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू दिस, ठीक है ना। अंत तक इसको देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के वो क्या क्या होते हैं, राइट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और एग्जामिनेशन में ये पक्का आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ओके। और दूसरी बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये सारी वीडियोस एक ऑर्डर में देखनी है, अगर आपको 1 बाय 1 करके देखना है, जो मैंने वीडियोस पहले अपलोड करी हैं शुरू से अगर आपको देखना है, तो फिर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में विजिट, और आपको प्लेलिस्ट में विजिट करने के बाद आपको जो है अपना जो कोर्स है वो ढूंढना है। जैसे कि आप IBO 5 की स्टडी कर रहे हैं तो IBO 5 के 5 वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें उसको आपको घुसना है, राइट। तो सेक्शन बना हुआ है BCom MCom सारे बच्चों के लिए सेक्शन बना हुआ है, और उस सेक्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के IBO 1 से लेकर के IBO 6 तक के सारे कोर्सेज हैं। उसी में फिर आपको MCom सेकेंड ईयर मतलब MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जिसको आप देख करके बहुत ही आसानी से आप स्टडी कर पाओगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आइडियल लॉजिस्टिक सिस्टम इज टू इंश्योर द फ्लो ऑफ सप्लाई टू द बायर। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ना किसी भी लॉजिस्टिक सिस्टम का, कि जो जो बेसिक उद्देश्य होता है उसका यही उद्देश्य होता है कि जो सामान आप भेज रहे हो ना वो करेक्ट क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर आपको ऑर्डर 10 क्वांटिटी का मिला है तो आप जो करेक्ट क्वांटिटी है, मतलब 10 अगर आपका ऑर्डर है तो आप 10 ही में भेजो। एट डिज़ायर्ड लोकेशन, जो भी लोकेशन में वो कह रहा है आपको डिलीवर करना है, आपको उसी लोकेशन में डिलीवर करना है। आप अगर पहले डिलीवर कर दोगे तो आपके लिए उनके मन में जो है एक तरीके से दूसरी तरह की भावना आएगी कि भाई हमें जो है हमारा सामान तो हमारे तय लोकेशन पे हमें मिला नहीं, राइट। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट है रिक्वायर्ड टाइम। जो भी टाइम आपको बोला गया उस टाइम के भीतर ही आपको जो है सप्लाई कर देना है, पहुंचा देना है। इन यूजेबल कंडीशन, अब जो सामान आपको ऑर्डर किया गया है वो ऐसे कंडीशन में आपको उसको प्रोवाइड कराना है जो कि चले। ऐसा ना हो कि जब आपने सामान भेजा तब तो ठीक था लेकिन पहुँचते पहुँचते वो ख़राब हो गया, राइट। तो अच्छे सामान देने हैं एंड एट द लोवेस्ट कॉस्ट। ये सबसे आखिरी क्राइटेरिया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आप जितना कम आप प्राइस रख सको उतना बेहतर है, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए और क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने के लिए आपको अपने प्राइसेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अगर आप मार्केट में सपोज किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये है तो आपको एटलीस्ट 97-95 तक आपको उतरना पड़ेगा ताकि आपका जो क्लाइंट बेस है वो बड़ा बने, ठीक है। क्योंकि लोअरिंग ऑफ कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये 5 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, हम लोग एक एक करके उसको करेंगे, ठीक है। देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट अ फर्म विल एम एट हैविंग लॉजिस्टिक सिस्टम विच मैक्सिमाइजेज द कस्टमर सर्विस एंड मिनिमाइजेज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। ये जो सारे ऑप्शंस आपने देखे हैं ऊपर में पांचों के पांचों, उसमें सभी चीज़ों में जो एक निष्कर्ष निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि इनका जो मेन जो मोटिव है वो है मैक्सिमाइजिंग द कस्टमर सर्विस। आपको जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना है, एज वेल एज आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको मिनिमम करना है, उसको कम करना है। Okay, however, one can approximately the reality by defining the objective of logistic system as achieving a desired level of customer service, that is the degree of delivery support given by the seller to the buyer, ठीक है ना। तो कोई एक व्यक्ति जो है इस रियलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, डिफाइन कर सकता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है लॉजिस्टिक सिस्टम का उसका यही है कि जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही बेहतरीन हो, उसकी डिज़ायरेबिलिटी आपको जो है बना करके रखनी है, और जो डिलीवरी सपोर्ट है जो कि आप सेलर एक बायर को प्रोवाइड करता है वो भी आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराना है। फॉर एग्जांपल सपोज हम कहीं से फ़ोन ख़रीदते हैं तो देखना, फ़ोन ख़रीदने के बाद जो है आपको इन सर्विस फ्री दिया जाता है 1 साल तक का। किसी भी तरह की फ़ोन में अगर आपको दिक्कत होती है 1 साल तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस दिक्कत के बारे में कंप्लेंट करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने मोबाइल फ़ोन को जो है रिपेयर करवा सकते हैं 1 साल तक के लिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, कस्टमर के अंदर एक विश्वास पैदा करती हैं कंपनी को लेकर के कि ठीक है, अगर सामान में किसी तरह का डिफेक्ट या फिर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मुझे बना करके दे देगी, और जो दिक्कत आएगी ना वो फर्स्ट ईयर में ही आएगी, ठीक है। और सेल फ़ोन के तो बारे में आपको पता है कि हर 2 साल बाद हर 2 साल क्या, अभी तो हर साल ही नया नया वेरिएंट आ जा रहा है। 2 साल तक ही जनरली एक फ़ोन जो है वो चलता है। तो
1 साल तक अगर आपको कस्टमर सर्विस मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना? तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना आपको ज़रूरी है। दिस कंप्राइजेज़ सच एलिमेंट्स एज़ स्पीड ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल ऑर्डर्स, है ना? इसमें देखो क्या-क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, 5 चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। जैसे कि सबसे पहला है स्पीड ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल ऑर्डर्स को जो है जो टाइमिंग है वो थोड़ा कम करके आपको जल्दी से जल्दी जो है आपको डिलीवर करना होता है। स्पीड ऑफ मीटिंग इमरजेंसी एंड नॉन एंटिसिपेटेड ऑर्डर, ठीक है ना? किसी तरह की इमरजेंसी या फिर नॉन एंटिसिपेटेड अगर हो गया तो उसमें आपकी स्पीड कैसी है ये डिपेंड करता है। केयर इन पैकिंग एंड हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आप जब अपने पैकेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो आपका जो है आप कितना ध्यान उसके ऊपर दे रहे हो, आपको केयर करना है बहुत ज़्यादा। डिग्री एंड स्पीड ऑफ रिड्यूसिंग डिफेक्टिव गुड्स, है ना? आपको अपने डिफेक्टिव गुड्स को रिड्यूस करना है। आपने कोई सामान किसी को बेचा और वो सामान खराब निकल गया, तो एक तरीके से मार्केट में आपकी इज्जत थोड़ी सी कम हो जाएगी कि आपने जो सामान बेचा है वो खराब सामान था, राइट? तो इस तरह की चीज़ों को आपको होने से बचाना है। प्रोविजन फॉर सेल्स एंड सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री, इस चीज़ के ऊपर भी आपको देना है। जो सेल सर्विस है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, right? Thus logistics management starts with ascertaining customer needs till its fulfillment through product supplies, and during the process of supplies it considers all aspects of performance, which include arranging the inputs, manufacturing the goods, and the physical distribution of the products. However, there are some specific objectives to be achieved with through a proper logistics system. These can be described as बिल फॉलोज। अब जो है अब हम लोग मेन जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग करेंगे। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बट उसके पहले वाली लाइन में यही बात बोली गई कि जनरली इसमें होता गया है, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टार्ट होता है कस्टमर के नीड को पहचान करके। उसके बाद उसके नीड को पहचानने के बाद अब उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को बनाते हो, इनपुट्स को अरेंज करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो गुड्स को, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है जो कि एक चलता है लॉजिस्टिक सिस्टम में। और इसका जो मेन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अभी एक एक करके करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो दिया गया है इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। तो नाम से पता चल रहा है आपको अपने कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना है। अगर कोई कस्टमर आपसे ये डिमांड करता है कि भाई मेरा सामान तो ख़राब हो गया, आप इसे चेंज कर दो, तो अगर आपके कंपनी में चेंज करने की पॉलिसी है जो कि जनरली बहुत कम होती है, तो अगर होती है तो तुरंत चेंज कर दो। अगर रिपेयर करने की पॉलिसी है तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके उसको रिपेयर कर दो ताकि उसको वेट ना करना पड़े, है ना? इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको जो है आपको ध्यान देना है। सपोज़ आज उसने फ़ोन किया है कि हमारा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया, फिर लैपटॉप ख़राब हो गया, तो आप शाम तक जो है पहुँच जाओ उसके घर में उसके लैपटॉप को ठीक करने के लिए। ठीक है ना? आपको अपने कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो देखो इसको पढ़ देता हूँ मैं। एज यू नो द मार्केटिंग कंसेप्ट एज्यूम्स दैट द श्योर वे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन इज थ्रू मैक्सिमाइजिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप लॉन्ग रन में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो फिर आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी एट द सेम टाइम मैक्सिमाइज करते रहना होगा। As such, an important objective for marketing efforts include the physical distribution activities is to improve the customer service, है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो important objective है marketing efforts का वो यही है कि आप अपने physical distribution activities को और बेहतर बनाओ और जो आपका customer service है उसको और भी ज़्यादा आपको अच्छा बनाना है ताकि लोग जो हैं आपके ऊपर रिलाई कर सकें। इसके बाद बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे कहानी दिया गया है, मैं चाहूँगा आप इसको पढ़ लो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं डिटेल में आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है? मैं उतना डिटेल में भी आपको नहीं समझा रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, या फिर एक काम करता हूँ एक दो लाइनें और पढ़ के आपको समझा देता हूँ। एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प इन इंप्रूविंग द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस बाय डेवलपिंग इफेक्टिव सिस्टम ऑफ वेयर हाउसिंग, क्विक एंड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। देखो ऊपर में बात की गई कि कस्टमर सर्विस किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, नीचे बात की जा रही है कि कस्टमर सर्विस आपको किस तरीके से प्रोवाइड करना है, ठीक है ना? तो एक अच्छा मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका तभी होगा जब आप इंप्रूव करोगे लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस में बाय डेवलपिंग अ इफेक्टिव सिस्टम ऑफ वेयर हाउसिंग। आपको जो आप वेयर हाउसिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को रखते हो डिलीवर करने से पहले, है ना? तो एक इफेक्टिव सिस्टम आपको वेयर हाउसिंग का तैयार करना है। कि इकोनॉमिक क्विक एंड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन, अगर सपोज आपको ऑर्डर बहुत दूर से मिला है तो बहुत ही क्विक और साथ ही साथ इकोनॉमिक मतलब सस्ता भी आपको पड़े ऐसा ट्रांसपोर्टेशन आपको तैयार करना होगा जिससे आप जो है बहुत ही कम समय में आप उस सामान को जो है उस तक पहुंचा पाएंगे, कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है एक तरीके से जो कस्टमर सर्विस है उसमें आप एक तरीके से बढ़ावा जो है कर सकते हैं। बट एज डिस्कस्ड अर्लियर द लेवल ऑफ सर्विस डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेवल ऑफ सर्विस अगर ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, है ना? सपोज आपका एक डेली प्लेन है जो कि इंडिया से अमेरिका जाता है,
है ना, उसमें आपकी सप्लाई होती है, ठीक है। तो वो प्लेन जो है वो रात में खुलता है, तो रात में अगर खुलेगा तो भाई अगले दिन पहुंचेगा, है ना। बट अगर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि सुबह में ही आपका जो है प्लेन खुल जाए, तो शाम तक या फिर अगले दिन सुबह तक जो है उसको जल्दी से जल्दी सामान उसको मिल जाएगा, है ना। तो कस्टमर सर्विस के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका तो शेड्यूल था कि शाम में ही आपका प्लेन खुलेगा। बट अगर आप दूसरे प्लेन में अपने सामान के भेजते हो तो फिर उसमें आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी बोली जा रही है ना। Therefore, the deciding the level of service, a careful analysis of customer wants and policies of the competitor is necessary. तो जब आप इस तरह की चीज़ें डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो इससे आपका लॉस भी होगा, है ना। कॉस्ट अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो कस्टमर तो सेटिस्फाई हो जाएगा, बट कंपनी के लिए एक तरीके से वो लॉस हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में आपको जो लेवल ऑफ सर्विस है वो इस तरीके से डिसाइड करना है कि कस्टमर का जो है वो आपका कस्टमर कैसा है, उसकी वांट्स किस तरह की है। अगर मेडिकल किट की ज़रूरत है तो मेडिकल किट तो भाई सबसे पहले पहुँचना चाहिए, है ना, उसमें तो आप देर नहीं कर सकते। और आपके कॉम्पिटिटर की पॉलिसी क्या है, आपके साथ जो आपका कॉम्पिटिटर है, देखो हर बिजनेस में कॉम्पिटिटर होता है, राइट। तो उसकी पॉलिसी क्या है, वो क्या बहुत ही जल्दी जल्दी काम करता है, अगर काम करता है तो आपको उसको कम्पीट करने के लिए आपको उससे भी जल्दी काम करना पड़ेगा, राइट। तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिशन। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है जब भी आप इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस के बारे में बात करते हो। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, रिड्यूस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी तरीके से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है आपको उसको घटाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्लेन से अपने सामान को भेजने की बात कर रहा था अमेरिका, बट चूंकि हमारे यहाँ पे कोई और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको प्लेन से ही भेजना पड़ेगा। बट सपोज सप्लाई जो है वो आपको रिसेंट में ही, मतलब आसपास में ही अप्लाई जो है डिमांड आपका अराइज हुआ है, सप्लाई भी आपको लोकल में ही करना है। तो उस केस में आप सपोज ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ट्रेन का भी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वेयर अगर आप उसको पानी के रास्ते भेजो, पानी के जहाज के रास्ते भेजो, तो फिर आपको वो सस्ता पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो उस केस में आप जो है अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप उस ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते हो। लेकिन एक डिमेरिट पानी वाले जहाज में ये है कि भाई वो धीरे धीरे चलता है, वो ट्रेन के मुकाबले वो जल्दी आपके सामान को नहीं पहुंचा पाएगा। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो फिर आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कॉम्बिनेशन है बिटवीन द कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है, जिसको आपको मैनेज करके जो है अपने बिजनेस को चलाना होता है। इसको पढ़ लो। Another most commonly stated objective is to minimize the cost of physical distribution of the product. As explained earlier, the cost of physical distribution consists of various elements such as transportation, warehousing, and inventory maintenance, and any reduction in the cost of element may result in the increase in the cost of other elements. समझ रहे हो, मतलब एक एलिमेंट के कॉस्ट के को अगर आप कमाने के बारे में सोचे तो हो सकता है कि दूसरा एलिमेंट का जो कॉस्ट है वो आपका बढ़ जाए। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना। दस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म शुड बी रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉट जस्ट द कॉस्ट इनकर्ड इन एनी वन एलिमेंट। तो इसीलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आपको घटाना है, ना कि हर एक एलिमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेयर हाउसिंग के ऊपर आपका ज़्यादा खर्च होता है तो आप सिर्फ वेयर हाउसिंग को घटाने जाओगे तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल चीज़ों को घटा करके आपको ओवरऑल खर्च को घटाने के ऊपर ध्यान देना है, ना कि किसी एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर ध्यान देना है। For this purpose, the total cost of alternative distribution system should be analyzed, and one which has to be minimum total distribution cost should be selected. तो इस पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका टोटल कॉस्ट है ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहले आप प्लेन के रास्ते सामान भेज रहे थे या फिर ट्रेन के रास्ते सामान भेज रहे थे, तब आपको चेक करना है कि पानी के रास्ते अगर आप भेजोगे तो आपका ऑल्टरनेटिव क्या वो आपका अच्छा एक ऑल्टरनेट हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसमें कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो फिर आप उसको चूज कर सकते हो इनकेस अगर आप उसके साथ कंपैटिबल हो तो, राइट। तो रिड्यूस टोटल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरीके से कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है जनरेटिंग एडिशनल सेल्स। अब आपको सेल्स एडिशनल जनरेट करने के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म इन अ फर्म इज टू जनरेट एडिशनल सेल्स, ठीक है। एडिशनल सेल भी भाई बढ़ाने के ऊपर आपको ध्यान देना है। अ फर्म कैन अट्रैक्ट एडिशनल कस्टमर सर्विस बाय ऑफरिंग बेटर सर्विस एट लोअर प्राइसेस। एक फर्म जो है अपने एडिशनल कस्टमर्स को बढ़ा सकता है, अपने कस्टमर्स को में इजाफा कर सकता है अगर वो कम दामों में अच्छी सर्विस को प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये तो भाई सिंपल सी बात हो गई, ये तो आपको जनरली मार्केट में दिखता होगा, है ना, कि कम दाम में लोग जो है अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो लोग उसी की तरफ भागे चलते हैं। फॉर एग्जांपल जियो का एग्जांपल ले लो,
है ना। एक टाइम पे हम लोगों को 1 GB डेटा इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन 200 से 250 रुपये पे करने होते थे पर महीने। जियो अचानक से आया भाई, कम पैसे में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने लगा। उसने तकरीबन 300 रुपये में डेली का 1.5 GB कर दिया, जबकि हमें महीने का 1 GB 1.5 GB मिलता था। तो इससे क्या हो गया, सारे के सारे कस्टमर जो है जियो के पास भाग गए, है ना। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सब का बैंड बज गया। इसके अलावा कुछ कंपनीज तो बंद ही हो गई। आप एयरसेल का नाम ले लो, डोकोमो का नाम ले लो, रिलायंस स्मार्ट का नाम ले लो, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो बंद हो गई, है ना। तो आपको जनरेटिंग एडिशनल सेल्स के ऊपर भी ध्यान देना है जब भी आप मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो। ओके, यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल बाय डिसेंट्रलाइजिंग इट्स वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस और बाय यूजिंग इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ फर्म कैन अचीव लार्जर मार्केट शेयर। ठीक है, अब इसमें अगर आपको ध्यान देना है तो फिर आपको अपने प्राइस को कम करना होगा, आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है और आपको लो कॉस्ट में प्रोवाइड करनी है। तो उस केस में आपको कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, देखो आपको वेयर हाउसिंग ऑपरेशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, एक इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आपका कॉस्ट थोड़ा सा कम पड़े, राइट। सर्विस भी प्रोवाइड करनी है और कॉस्ट भी कम रखना है ना। कि दोनों चीज़ें अगर आप कर पाए तो भाई आपकी बिजनेस की बल्ले बल्ले हो गई, सपोज मान लो, ठीक है, सपोज क्या मान ही लो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ऑल्सो बाई अवॉइडिंग द आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन द लॉस ऑफ लॉयल कस्टमर्स कैन बी अरेस्टेड। अरेस्टेड मतलब यहाँ पे जेल में डालना नहीं है, यहाँ पे अरेस्टेड का मतलब होता है कि अपने में मिलाना, है ना, आपने उसको पकड़ लिया एक तरीके से, ठीक है। तो आप अगर ये अवॉइड करोगे कि आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन, देखना समटाइम्स क्या होता है कि आपने ऑर्डर किया और आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि जहाँ मैंने ऑर्डर किया भाई उसके पास तो है नहीं, और आपको अगर अर्जेंट उसी टाइम पे चाहिए तो फिर आप किसी और के पास चले जाओगे, है ना। तो उस केस में जो है दिक्कत हो जाती है। अगर आप एक बार किसी के पास चले गए, आपको वहाँ का सर्विस अच्छा लगा तो फिर आप वहीं के होकर के रह गए, है ना। तो ये आउट ऑफ स्टॉक की जो सिचुएशन होती है इसको आपको हैंडल करना है, इस तरह की सिचुएशन नहीं आने देनी है, जिससे आपका जो कस्टमर है वो लॉयल्टी आपके साथ बना कर रखे और वो एक तरीके से आपके साथ ही रहे, ठीक है। अगला पॉइंट है क्रिएटिंग टाइम एंड प्राइस यूटिलिटीज़, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो एम्स एट क्रिएटिंग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज़ इन द प्रोडक्ट अनलेस द प्रोडक्ट आर फिजिकली मूव फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर ऑरिजिन टू द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन, है ना। आपको टाइम यूटिलिटी क्रिएट करनी है। टाइम यूटिलिटी आप कैसे क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को अगर सामान आज ही शाम में चाहिए तो आप उसको आज ही शाम में प्रोवाइड कर दो, तो आप वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पाएगा। हो सकता है आपने कल प्रोवाइड किया, वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही ना कर पाए, तो ना ही टाइम यूटिलिटी क्रिएट हुई, ना ही प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हुई। तो यूटिलिटी क्रिएट होने का मतलब यही है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है आपको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर देना है ताकि वो उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके। यूटिलिटी का मतलब भी वही होता है। अनलेस द प्रोडक्ट आर फिजिकली मूव्ड फ्रॉम, अच्छा ये तो हो गया, दे डू नॉट सर्व एनी पर्पस फॉर द यूजर्स। अगर ऐसा होता है तो फिर वो एक तरीके से जो सर्विस आपको प्रोवाइड होनी चाहिए थी यूजर को, वो प्रोवाइड हो ही नहीं पाएगी, राइट। सिमिलरली द प्रोडक्ट्स हैव टू बी मेड अवेलेबल एट द टाइम दे आर नीडेड फॉर कंजम्पशन। उसको तभी आपको अवेलेबल कराना है जब उसकी ज़रूरत है ना। जैसे एक बार क्या हुआ था, मैंने एसएससी का फॉर्म डाला था, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम हुआ है तकरीबन किसी एक डेट को एग्ज़ाम हुआ और मेरे पास एडमिट जो है 1 महीने बाद आया। वो तो अच्छा हुआ मैंने ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लिया था, मैं ऑफलाइन के चक्कर में नहीं बैठा। बट अगर मैं ऑफलाइन के चक्कर में बैठा होता तो भाई मुझे तो मेरा एडमिट मिलने वाला ही नहीं था, मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाता, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं, अगर आप टाइम पे किसी प्रोडक्ट को नहीं पहुँचा पा रहे हो, टाइम पे अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके कस्टमर जो हैं वो, उनकी लॉयल्टी खत्म हो जाएगी, वो कहीं और चले जाएंगे, राइट। तो क्रिएटिंग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला और आखिरी पॉइंट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइनें मैं छोड़ दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप रीड आउट कर लेना, ठीक है ना। सारा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ओके। लास्ट पॉइंट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। आपको भाई आप प्राइस स्टेबलाइजेशन के ऊपर भी ध्यान देना है, आपको अपने प्राइस को स्टेबल करके रखना है। जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल का प्राइस जो है आए दिन बढ़ते घटते रहता है, जनरल ज़्यादातर बढ़ता ही है। तो उस केस में आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, ये सारी चीज़ें का कॉस्ट जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, ओके। तो उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए आपको कहीं कहीं थोड़े सा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे, आपको प्राइस को स्टेबल करना होगा। सपोज किसी चीज़ का दाम अगर आज 10 रुपये था, आप 1 महीने बाद उसका दाम अगर 15 रुपये आपने कर दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। आपको कुछ दिनों तक उसी प्राइस में रखना है, उसके बाद अगर प्राइस बढ़ता है तो फिर आपको जो है इंक्रीज़ करना है। तो थोड़ी सी आपको लाइक एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं कहीं कहीं पे, ओके। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल्सो एम एट अचीविंग स्टेबलाइजेशन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एम एक ये भी होता है, ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो जो है प्राइस स्टेबल करने में वो हेल्प करता है। सपोज प्राइस जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 महीने के लिए बंद हो गया, तो अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ने लगता है,
राइट। तो ये चीज़ है। It can be achieved by regulating the flow of products to the market through a judicious use of available transport facilities and compatible warehouse operations। ठीक है ना, ये अचीव किया जा सकता है अगर आप अच्छे तरीके से जो फ्लो है उसको अगर आप रेगुलेट कर पाओ, है ना, और जो जूडियस वे में जो है आप उसको प्रोवाइड कराना है सारी चीज़ों को, जो वेयर हाउस ऑपरेशन है, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, वो अगर बहुत अच्छे तरीके से रहीं तो आपका जो प्रोडक्ट का फ्लो है मार्केट में बहुत ही स्मूथ बना रहेगा। और स्मूथ अगर बना रहेगा तो जो प्राइसेस है वो भी स्टेबल रहेंगी, प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं होंगी, है ना। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस गिर जाएगा भाई, है ना। और अगर सप्लाई कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है इसको आपको मेंटेन करने के लिए, आपको प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया है, कुछ पॉइंट्स कुछ लाइनें इसमें भी रह गई हैं, आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लो। आई होप कि आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आती होगी, ऐसा तो नहीं है कि आपको एकदम नहीं समझ में आएगा, है ना। फिर मैंने आपको समझा दिया है जो भी मुझे समझाना था। आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं ताकि उनको भी हेल्प हो पाए और वो भी जो है एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखो भाई, टाटा बाय बाय।